सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 10 पढ़े कैसे, जो एक गद्य है, पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अध्याय 10 का बचा हुआ भाग पढ़ने वाले हैं, जो ये है अर्थ ज्ञान से पढ़ने की कुशलता तक। अब हम लोग इसे पढ़ने की कुशलता पे कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। इस पुस्तक के पाठों में आए अधिकांश शब्दों से आप परिचित होंगे। बहुत सारे शब्द तो आपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने आसपास सुने होंगे। आपने अन्य विषयों की बहुत सी पुस्तकें तथा इससे पहले भी हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी। अब ये बोल रहा है कि इस जो पुस्तक में आए हुए जो है पाठ, उसमें से अधिकांश शब्दों से आप परिचित होंगे। अब बहुत से शब्द तो ऐसे होंगे जो आप प्रतिदिन अपने जीवन में आसपास सुनेंगे या फिर आप प्रयोग किए होंगे। और अन्य विषयों की बहुत सी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी और इससे भी पहले आप हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी। फिर भी प्रत्येक पाठ में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हमारे लिए अपरिचित होते हैं। तो ये बोल रहा है कि फिर भी प्रत्येक पाठ में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे हम अपरिचित होते हैं, किंतु प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी बताता है कि अगर हम उसका अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं कैसे, उसके प्रसंग के अनुसार, और जाना जा सकता है कि लेखक क्या कहना चाहता है, और ये भी हम लोग जान सकते हैं कि लेखक जो है क्या कहना चाह रहा है। जब ऐसे शब्द विभिन्न संदर्भों में बार बार आते हैं तो हम उनका अर्थ निश्चित रूप से जान जाते हैं। अब जो बोल रहा है, अगर ऐसे शब्द आते हैं विभिन्न संदर्भों में बार बार आ जाता है तो उसका अर्थ जो है हम लोग निश्चित रूप से जान जाते हैं। फिर भी यदि कोई अस्पष्टता रह जाए तो ऐसे शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर अपने अनुमान को पक्का करना चाहिए। अगर फिर भी कोई शब्द जो है जिसको आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसे शब्दों को आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी से देखकर अपने अनुमान को पक्का करना चाहिए कि ये शब्द का जो अर्थ है वो सही है या नहीं। पाठ्य सामग्री में तीसरे प्रकार के वे शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं और संदर्भ के आधार पर भी उनका अर्थ समझना कठिन हो जाता है। दो उदाहरण देखिए। कारगिल युद्ध की विभीषिका वर्णनातीत है। इस घटना की विश्वव्यापी स्तर पर निंदा हुई। अब बोल रहा है कि पाठ्य सामग्री में जो है तीसरे प्रकार के वो शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं और उनके संदर्भ के आधार पर भी उनका अर्थ जो है समझना कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे दो उदाहरण दिया गया है। कह रहा है कि कारगिल युद्ध की विभीषिका ये पहला शब्द है, वर्णनातीत ये दूसरा शब्द है। इस घटना की विश्वव्यापी ये तीसरा शब्द है, स्तर पर निंदा हुई। भाई ये क्या कहना चाहता है, आगे पढ़ के समझते हैं। उपयुक्त तीन शब्दों में से दूसरे और तीसरे शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार जानना ही संभव होगा। अब ये बोल रहा है कि जो ऊपर तीन शब्द दिए गए थे, 1 2 3, उन संदर्भों में हम लोग सिर्फ दूसरे और तीसरे शब्दों का जो है प्रसंग के अनुसार जो है उसका अर्थ जानना संभव हुआ, किंतु पहले शब्द ये रहा पहला शब्द, उसके लिए आपको सब कुछ देखने की आवश्यक हो जाएगा। शब्दों के अर्थ जानने के संबंध में एक बात याद रखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद या लेख में कही जा रही बातें का मुख्य भाव है। अब ये बोल रहा है कि शब्दों के अर्थ जानने के संबंध में जो है आपको एक बात याद रखनी चाहिए, और वो बात यह है कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसके अनुच्छेद या लेख में कही जा रही बातों का भाव। वो मुख्य भाव क्या है उसका महत्वपूर्ण जो है अधिक होता है। लेखक के भाव, विचार, संदेश आदि समझना ही वास्तविक रूप से पढ़ना है। अब किसी लेखक के भाव या विचार या संदेश जो है उसको समझना ही जो है वास्तविक रूप से पढ़ना होता है। भाव, विचार आदि शब्दों द्वारा ही प्रकट होते हैं। अब किसी आदमी या लेखक का जो भाव है और विचार है ये शब्दों द्वारा ही प्रकट होता है।
अतः अधिक से अधिक शब्दों को उनके सही अर्थों सही जानना, पढ़ना कौशल पर अधिकार पाने के लिए आवश्यक है। अभी बोल रहा है कि अधिक से अधिक शब्दों जो है उनके अर्थ सही जानना ही पढ़ना कौशल पे जो पढ़ने पे कौशल पाने का लिए आवश्यक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जान चुके हैं पढ़कर समझने की पहली शर्त है गतिपूर्वक पढ़ना। अब हम लोग जान चुके हैं कि पढ़ के समझने की जो पहली शर्त है वो है गतिपूर्वक पढ़ना, मतलब बिना रुके हुए। जब तक समुचित गति से नहीं पढ़ा जाएगा तब तक तथ्यों, विचारों, भावों आदि के आपसी संबंधों को अच्छी तरह से समझने में कठिनाई होगी। अब ये बोल रहा है कि जब तक आप समुचित गति से नहीं पढ़ पाइएगा तब तक आप तथ्यों और विचारों, भावों को आपसी संबंधों से अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, उसमें कठिनाई होगी आपको समझने में। अतः सबसे पहले गति से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इसलिए बोल रहा है कि आपको सबसे पहले गति से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। गतिपूर्वक पढ़ने के लिए शब्दों को अलग-अलग देखना आवश्यक है। अब गतिपूर्वक जो है पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है शब्दों को अलग-अलग देखना आवश्यक नहीं है। हम एक ही नज़र में पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश पढ़ लेते हैं। अब जो बोल रहा है कि हम लोग एक ही नज़र में पूरा वाक्य या वाक्यांश पढ़ लेते हैं। पठन की गति बढ़ाने का अभ्यास करने का एक तरीका है कि पाठन सामग्री की दाहिनी ओर इस पर सबसे ऊपर अंगुली रखकर धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ते चलिए और अंगुली के फिसलने की गति से ही पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। अभ्यास करने पर आपकी पठन गति अवश्य बढ़ेगी। इसके लिए आप घड़ी रखकर देखिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हैं। अब ये बोल रहा है कि हम लोगों की पठन की जो गति बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि पठन सामग्री पे दाहिनी ओर पृष्ठ पर सबसे ऊपर अंगुली रखकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते चलिए और अंगुली के फिसलने की गति से पंक्तियों को पढ़ने का जो है प्रयत्न कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए। अभ्यास करने पे आपकी पठन गति अवश्य बढ़ेगा और इस तरह से जो अभ्यास कीजिएगा तो आपकी जो पढ़ने की जो गति है वो जरूर बढ़ेगी। इसके लिए आपको घड़ी रखकर देखना चाहिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द जो है पढ़ पाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप पाएंगे कि कुछ दिन अभ्यास के बाद आप कम समय में अधिक शब्द पढ़ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ही दिन के अभ्यास के बाद जो है हम लोग कम समय में अधिक शब्द जो है पढ़ लेते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहने पर अपनी पढ़ने की गति में सुधार कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि आप हमेशा प्रयास करते रहिएगा तो इससे आपकी जो पढ़ने की गति होती है उसमें सुधार हो सकती है। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, यदि सामग्री में नए अथवा कठिन शब्द आए तो उनका प्रसंगानुकूल अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। अब ये बोल रहा है कि अगर सामग्री में नए अथवा कठिन शब्द आ जाए तो प्रसंगानुकूल उसके अर्थ को समझने का जो है कोशिश करना चाहिए और उन्हें अपने पठन में बाधक न बनने दे। किंतु यदि ऐसे शब्द संख्या में काफी है और उनसे अर्थ बोध में बाधा पड़ रही है तो उन्हें अलग किसी कागज पर लिखते चलिए। पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और प्रत्येक के सामने इसका अर्थ लिख लीजिए। अब आप पाठ दोबारा पढ़ जाइए, तब तक पढ़िए जब तक स्पष्ट ना हो जाए। अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि ऐसे शब्द जो संख्या में काफी है जिसका आप अर्थ समझने आपको बाधा हो रही है, मतलब आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें अलग किसी कागज पर लिख लीजिए। उसके बाद पूरा पाठ एक बार पढ़ लीजिए और शब्दों को जो है शब्दकोश में देखिए और उस शब्द के अर्थ जो है उनके सामने लिख लीजिए। अब पाठ को दोबारा पढ़िए और जब तक पढ़िए तब तक आप उसको अच्छे से समझ ना लेते हो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अनुच्छेद में प्रकट विचारों और तथ्यों को समझने अधिक कठिन नहीं होगा। किसी अनुच्छेद को पढ़ते समय आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब जो है शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात उसके बाद जो है अनुच्छेद में
पढ़कर विचारों और तथ्यों को समझना अधिक कठिन नहीं होगा। अब किसी अनुच्छेद को पढ़ते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा और उनको ढूंढने का प्रयास करना होगा। जैसे पहला है अनुच्छेद में कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं, फिर दूसरा है अनुच्छेद में कौन कौन से विचार आए हैं, फिर तीसरा है इनमें से कौन से तथ्य तथा विचार मुख्य है, अब तीसरा है इस अनुच्छेद में कही गई बातें कहाँ तक सही है इत्यादि। इसी तरह से आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। जब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समझिए आपने अनुच्छेद का अर्थबोध नहीं किया, अर्थात आपका पढ़ना न पढ़ना समान ही रहा। अभी बोल रहा है जब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो समझिए आपने अनुच्छेद का अर्थ बोध नहीं किया, मतलब उसका अर्थ नहीं समझ पाया है, अर्थात ये आपका पढ़ना न पढ़ना समान ही रह गया है। अब है पढ़ी हुई सामग्री को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि जो बात कही गई है उसका मनन करें, अर्थात उस पर मन ही मन सोच विचार करें। अब ये बोल रहा है कि पढ़ी हुई सामग्री को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी बात यह है कि उसका मनन करें, मतलब मन ही मन उस पे सोच विचार करें। कोई घटना क्यों घटी, आमुख पत्र का स्वभाव कैसा था, लेखक का संदेश क्या था, उसने वह संदेश कितनी अच्छी तरह से दिया है, जो बात कही गई है वह कहाँ तक सही है इत्यादि। अब कुछ बातों पे जो ध्यान रखना है, जिसका हम लोग को मनन करना है, मन ही मन उस पर सोच विचार करना है, वो ये है कि ये जो घटना है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि जो घटना है क्यों घटी, अमुक पात्र जो है का स्वभाव कैसा था, लेखक संदेश क्या देना चाहता था, उसने वह संदेश कितनी अच्छी तरह से दिया, जो बात कही गई है वह कहाँ तक सही है इत्यादि पर हम लोगों को पहले सोच विचार करना चाहिए। इस प्रकार सोचने विचारने से पढ़ी समझी बातें आपके ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाएगी। अब जो है इस प्रकार सोचने विचारने से जो है पढ़ी हुई सामग्री का जो है ज्ञान और अनुभव का जो है अंग बन जाएगी। तब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ी समझी बातें जीवन में आपके काम आएगी और नई सामग्री को पढ़ने समझने में सहायता प्रदान करेगी। अब ये बोल रहा है कि तब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो है पढ़ी समझी जो बातें हैं जीवन में आपके काम आएंगी और नई सामग्री को पढ़ने समझने में सहायता जो है प्रदान करेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और यह भी जानने की कोशिश भी कीजिए कि सही उत्तर वही क्यों है। यदि यह सब कुछ आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे तो आप सच्चे अर्थों से पढ़ना जान जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि एक बात और जानने की कोशिश की कि किसी भी प्रश्न का वही सही उत्तर क्यों है। अगर ये आप अच्छे से समझ पाते हैं, सफलतापूर्वक कर पाते हैं कि हाँ यही उत्तर है, या फिर आपके विचार जो है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, तो समझिए कि आप सच्चे अर्थ में जो है पढ़ना समझ गए हैं। पर एक बात याद रखिए, किसी एक अनुच्छेद, लेख अथवा कहानी को पढ़ और समझ लेने पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप पढ़ने में कुंठ या कुशल हो गए। अभी बोल रहा है कि किसी एक अनुच्छेद या लेख अथवा कहानी को पढ़ने और समझने से यह बात नहीं मानना चाहिए कि आप पढ़ने में कुशल हो गए हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पठन सामग्री भिन्न-भिन्न विषयों और स्तरों की होती है, अतः अपनी अवस्था और रुचि की सामग्री को पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर समझने का अभ्यास करें। अब ये बोल रहा है आगे कि जैसा हम लोग पहले बता चुके हैं कि जो पठन सामग्री है उसके भिन्न-भिन्न विषयों और स्तरों की होती है, अतः अपनी आवश्यकता और रुचि की सामग्री पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर समझने का अभ्यास कीजिए। पढ़ने में गति भी अभ्यास से ही आती है और अर्थबोध का विकास भी विभिन्न प्रकार की सामग्री के बार-बार पढ़ने से ही आती है। अभी जो बोल रहा है कि पढ़ने की जो गति होती है उसका अभ्यास तभी होता है जब आप अर्थबोध विकास विभिन्न प्रकार की सामग्री को बार-बार पढ़ने से होता है। मतलब कहता ये है यहाँ पे कि
यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको तभी समझ में आएगा जब आप विभिन्न प्रकार के मतलब तरह की पुस्तकें को बार बार आप पढ़िएगा, तभी आपको पढ़ना अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठगत प्रश्न 10.3 बनाने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे एक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपठित कविता कैसे पढ़े। आइए एक उदाहरण कविता का भी देख ले। कविता का पठन और अर्थपूर्ण गद्य सामग्री के पठन और अर्थबोध से भिन्न होता है। गद्य सामग्री का पठन द्रुत गति से और मौन रखकर करना होता है, किंतु कविता का वाचन में उचित विराम और लय के साथ सस्वर पाठ करने की आवश्यक होती है। जब तक सस्वर और उचित लयों के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ने का आन नहीं आएगा, ना ही उसका अर्थ खुलेगा। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कविता का है, उसको भी आप लोग एक बार देख लें। कविता का पठन और अर्थबोध जो है गद्य सामग्री के पठन और अर्थबोध से भिन्न होता है, मतलब उससे ये बिल्कुल अलग होता है। अगर गद्य सामग्री का पठन द्रुत गति से और मौन रखकर पढ़ना होता है तो करना होता है, लेकिन जो कविता है उसका वाचन उचित विराम और लय के साथ सस्वर पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब तक सस्वर और उचित लय के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ने का जो है ना आनंद आएगा और ना ही उसका अर्थ समझ में आएगा। आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि गद्य की भांति कविता में सूचनाओं और ज्ञान का भंडार नहीं होता है और ना ही हम उसका वाचन ज्ञान ग्रहण करने के करते हैं। गद्य की भांति हम कविता के 10-15 पृष्ठ एक साथ नहीं पढ़ते। कविता तो भावों के से परिपूर्ण होती है, उसमें प्रवाह होता है, संगीत होती है और कई बार शब्दों के दोहरे अर्थ होते हैं। अतः कविता धीरे धीरे लयपूर्वक सस्वर पढ़नी चाहिए, जिससे आप कवि के भावों को स्वयं अनुभव कर सकेंगे और उसके संदेश को समझ सकेंगे। अब दूसरा बात यह है कि गद्य के भांति जो है कविता में सूचनाओं और ज्ञान का जो है भंडार नहीं होता है और न ही उसका वाचन जो हम लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए करते हैं। और गद्य के भांति हम कविता के 10-15 पृष्ठ एक साथ नहीं पढ़ते हैं। हम लोग एक साथ जो है कविता के 10-15 पृष्ठ नहीं पढ़ते। जिस तरह से हम लोग गद्य का 10-15 पृष्ठ एक बार पढ़ते हैं, उसी तरह हम लोग कविता का नहीं पढ़ते हैं। कविता तो भावों से परिपूर्ण होता है। जो कविता है वो भावों से परिपूर्ण होता है, उसमें भाव भरे होते हैं, उसमें प्रवाह होता है, संगीत होती है और कई शब्दों के दोहरे अर्थ भी होते हैं। अतः कविता धीरे धीरे लयपूर्वक सस्वर पढ़नी चाहिए, जिससे आप कवि के भावों को स्वयं अनुभव कर सकेंगे और संदेश को समझ सकेंगे। आप जान गए हैं कि कविता की भाषा गद्य की भाषा से भिन्न होती है। अब हम लोग जान चुके हैं जो कविता की भाषा है वो गद्य की भाषा से अलग होती है। उसमें भारी भरकम शब्द नहीं होते। इसके अतिरिक्त उसमें यदि कोई नया शब्द होता भी है तो जरूरी नहीं कि कवि ने उसको बिल्कुल उसी अर्थ में लिखा हो जो शब्द को उसमें दिया गया हो। नीचे दिए गए उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि जो नया शब्द आता है कविता में तो जरूरी नहीं कि जो कवि जो है बिल्कुल उसी अर्थ में लिखा हो जो सबको उसमें दिया जा रहा है। अब उसके लिए एक उदाहरण जो है नीचे है, उसको स्पष्ट करने के लिए पढ़ना होगा। तो आइए अब यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। अयोध्या सी उपध्याय हरिऔध की यह कविता आपने कभी पढ़ी है? नहीं तो जरा इसे सस्वर और लयपूर्वक पढ़िए। अभी जो कविता के लेखक का नाम है, माफ कीजिए, कवि का नाम है अयोध्या सी उपध्याय हरिऔध। जो बोल रहा है कि आपने ये कविता कभी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो इसे सस्वर और लयपूर्वक पढ़िए। कविता का है, कविता है का नाम है एक बूंद। आइए हम लोग उस कविता को पढ़ते हैं। जयो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी, दैव मेरे भाग में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी चू अंगारे पर किसी, या गिरूंगा मैं कमल के फूल में।
बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर शिव का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही है, झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु अक्सर छोड़ना घर का उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। इस कविता में आपको किसी शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई हुई नहीं हुई ना? किंतु जयो शब्द जरा नया सा है ना? जयो का अर्थ है जैसा, किंतु शब्दकोश देखें बिना संदर्भ में आप इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। अब जो बोल रहा है कि इस कविता में आप पढ़े और पढ़ने पे आपको किसी भी अर्थ समझने में कठिनाई हुई नहीं हुई। अगर इसमें एक जो शब्द है वह है जयो, इस जो है नया है, तो जयो का अर्थ होता है जैसा, किंतु शब्दकोश देखने के बिना आप इसके संदर्भ में आप इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। अब हम लोग पाठ का प्रश्न 10.4 बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में इन बातों का ध्यान रखिए पर चर्चा करेंगे और आज के लिए बस इतना ही। सारे प्रश्नों का उत्तर बनाएं खुद से और हम इस पे कल जो है चर्चा करेंगे कि इन बातों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।